गांव के किनारे पर बसी टूटी फूटी दीवारों और झुकी हुई छतों वाला एक छोटा सा घर था, जिसमें शमीमा नाम की एक गरीब लेकिन हुनरमंद दर्जिन अपने बीमार बाप नूरुद्दीन और छोटे भाई शब्बू के साथ रहती थीं। उनकी मां का कई साल पहले इंतकाल हो चुका था और तब से घर की जिम्मेदारी शमीमा ने अपने कंधों पर उठा ली थी। वह छोटी सी उम्र में ही सिलाई का काम सीख गई थी। पहले अपने कपड़े सिलती थी, फिर मोहल्ले की औरतों के। धीरे धीरे उसकी कढ़ाई और फिनिशिंग इतनी शानदार हो गई कि लोग दूर दूर से उसके पास कपड़े सिलवाने आने लगे। यहाँ तक कि गांव के सबसे रौबदार जमींदार की बेगम भी अपनी भारी बनारसी साड़ियों की सिलाई सिर्फ उसी से करवाती थी। शमीमा की उंगलियों में जादू था और आंखों में जिम्मेदारियों की थकान, लेकिन होठों पर हमेशा मेहनत से जड़ी उम्मीद की हल्की मुस्कान रहती थी। एक दिन उसने बेगम साहिबा की 2 कीमती साड़ियां तैयार कर लीं। उन पर महीनों मेहनत की थी, लेकिन 3 दिन गुजर जाने के बाद भी हवेली से कोई कपड़े लेने नहीं आया और उस दिन घर में हालात बहुत बिगड़े हुए थे। अब्बा की हालत बिगड़ रही थी, दवाइयों की जरूरत थी और घर में एक पैसा भी नहीं था। पड़ोस से उधार मांगने की हिम्मत नहीं बची थी, क्योंकि पिछला उधार भी बाकी था। मजबूर होकर वो खुद ही दोपहर की तपती धूप में पैदल कपड़े लेकर हवेली चल पड़ी। हवेली के पास पहुंचते ही उसकी सांसें तेज हो गईं। दिल में डर था कहीं बेइज्जती ना हो, लेकिन जरूरत ने हिम्मत दे रखी थी। अंदर पहुंची तो देखा पूरा स्टाफ एक कोने में खड़ा सहमा हुआ था, जैसे किसी अनहोनी का डर सब पर छाया हुआ हो। बेगम साहिबा नीचे सीढ़ियों से उतरी, माथे पर झुंझलाहट, होठों पर गुस्सा। लाल साड़ी में लिपटी हुई, भारी गहनों से लदी हुई वो बोली, देर कर दी बहुत, अब कौन इन कपड़ों का करेगा क्या? शमीमा ने झुक कर कहा, बेगम साहिबा, मैं 2 दिन पहले ही ले आई होती, लेकिन सोचा आपकी नौकरानी ले जाएगी। अब्बा बीमार हैं, दवाइयों के लिए पैसे चाहिए थे तो खुद चली आई। बेगम ने बिना कोई भाव दिखाए सिर हिलाया, कपड़े खोले, देखा और बोले, सिलाई तो हमेशा की तरह शानदार है, पहनकर देखूंगी कैसी फिटिंग है। फिर पलटकर कहा, अभी समय नहीं है, सकीना से पैसे भिजवा दूंगी। शमीमा ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन बेगम ने आंखों से इशारा कर दिया कि बात खत्म। शमीमा मायूस होकर बाहर निकली, लेकिन जैसे ही हवेली के गेट के पास पहुंची, उसे ऐसा लगा कि कोई पेड़ की ओट से उसे देख रहा है। अचानक एक अजीब सी सरसराहट हवा में फैल गई। एक अजीब सी ठंडक उसके पैरों में समा गई। उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। घर पहुंची, अब्बा को दवाइयां देने के बाद वह रात को सिलाई पर बैठ गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। घबराकर पूछा, कौन? भारी आवाज आई, मुसाफिर हूं, घायल हूं, एक रात के लिए पनाह चाहिए। दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन इंसानियत और मजबूरी ने मिलकर दरवाजा खोलने पर मजबूर कर दिया। दरवाजे पर एक लंबा, गोरा, राजसी शक्ल वाला नौजवान खड़ा था। कपड़े फटे हुए थे, जिस्म से खून सूखा हुआ था, आंखें गहरी हरी और आवाज बेहद नरम मगर दर्द भरी। वो बोला, कहीं छुपने की जगह चाहिए, मैं बहुत थक चुका हूं। शमीमा ने उसे अंदर आने दिया। वो पिलर के पास बैठ गया, कांप रहा था। मरहम पट्टी की, खाना दिया और चुपचाप सोने का इशारा किया। अगली सुबह जब शमीमा जागी तो वो जा चुका था, लेकिन आंगन की मिट्टी पर घसीटते हुए अजीब से निशान थे, जैसे कोई भारी साया रात भर रेंगता रहा हो। अब्बा ने देखा तो बोले, ये नाग के निशान हैं, इच्छाधारी नाग। मैं सपेरा था, मैं पहचानता हूं। फिर चुप हो गए, जैसे कोई पुराना राज जुबान पर आ गया हो। उस दिन के बाद हर रात वही नौजवान कभी किसी कोने में, कभी आंगन में, कभी छत पर दिखाई देने लगा। हर बार कहता, मैं इंसान नहीं, इच्छाधारी नाग हूं। मेरी नागिन को इंसानों ने मारा, अब मैं बदला लेने लौटा हूं। लेकिन तुमसे मोहब्बत हो गई है। तुम्हारी आंखें मेरी नागिन जैसी हैं। जब तुम बोलती हो तो उसकी आवाज सुनाई देती है। शमीमा का दिल उलझने लगा। वो गरीब थी, मगर भावनाओं की अमीर थी। उसे उससे मोहब्बत सी होने लगी थी। वो रोज आता, कहानियां सुनाता। एक रात उसने कहा, मेरी नागमणि हवेली की तिजोरी में छिपी है, उन्होंने उसे चुराया था, मुझे वो वापस चाहिए, फिर मैं चला जाऊंगा। शमीमा ने डरते हुए पूछा, अगर वो मणि ना मिली तो? वो बोला, तब मैं इस गांव को खाक कर दूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं छूंगा, तुम मेरी अमानत हो। कुछ दिन बाद खबर फैली कि जमींदार का बेटा अजीब हालत में मरा हुआ मिला है। आंखें खुली की खुली रह गईं। पूरा गांव डर से थर्रा गया।
सपेरे बुलाए गए, बीन बजी, लेकिन इच्छाधारी नाग पकड़ में नहीं आया, क्योंकि वो इंसानों की तरह कपड़े पहनकर किसी के भी बीच में चल सकता था। एक रात जब वो आया तो उसने कहा, आज आखिरी रात है, मैं जा रहा हूं, मेरा बदला पूरा हो गया है। लेकिन एक बात जान लो, नूरुद्दीन मुझे जानता है। वो ही है जिसने सालों पहले मेरी जान बचाई थी, लेकिन मेरी नागिन नहीं बचा सका, और ये गांव अब भी उसकी गलती की सजा भुगत रहा है। शमीमा की आंखों में आंसू थे। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आवाज नहीं निकली। तभी पीछे से अब्बा की आवाज आई, रुक जा, तू फिर से आया है, और अब तू मेरी बेटी को अपने साथ ले जाना चाहता है? इच्छाधारी ने सिर झुकाया, नहीं नूरुद्दीन, मैं तुझसे नफरत नहीं करता। तूने जो किया वो इंसान होकर भी साहसी था। तेरी बेटी मेरी मोहब्बत है, लेकिन मैं उसे सिर्फ देखने आया था। अब चला जाऊंगा, लेकिन एक दिन लौटूंगा जब ये इंसानियत फिर से जहर बन जाएगी। इतना कहकर वो हवा में उड़ गया और फिर कभी नहीं दिखा। मगर हर पूनम की रात जब चांद पूरा होता, शमीमा अपनी सिलाई छोड़कर आंगन में बैठ जाती और आसमान को देखती, क्योंकि वो जानती थी वो आज भी उसे देख रहा है। उस रात के बाद शमीमा के घर का माहौल और भी बदल गया। हर कोने में एक अनकहा सा डर और रहस्य का साया पसर गया। नूरुद्दीन दिन दिन और ज्यादा चुप रहने लगे। उनके चेहरे पर एक बोझिल सी उदासी तारी रहती थी, जैसे पुराने जख्म फिर से हरे हो गए हों। शब्बू भी अब आंगन में खेलने से कतराने लगा था। उसकी मासूम आंखों में हर वक्त सवाल तैरते थे जो किसी से पूछ नहीं पाता था। शमीमा दिन में अपनी सिलाई में मशगूल रहती, पर रात के सन्नाटे में उसकी आंखें दरवाजे की ओर बार बार उठ जाती, जैसे किसी की परछाई फिर से लौट आएगी। हवेली से भी अजीब खबरें आने लगीं। जमींदार की बेगम ने अपने गहनों को संदूक में बंद करवा दिया। नौकर चाकर रात को हवेली के बाहर मशालें लेकर पहरे देते। गांव के लोग भी रात होते ही दरवाजों पर ताले डालकर बैठ जाते। गांव की बूढ़ी औरतें बच्चों को सुलाते वक्त कहानियां सुनाती कि इच्छाधारी नाग जब मोहब्बत करता है तो उसकी आंखों से आग नहीं पानी बरसता है। शमीमा भी जब चांद की रोशनी में बैठकर आकाश को निहारती तो उसकी आंखों में कहीं न कहीं वही गहरी हरी आंखें झिलमिलाती जिनमें दर्द और प्यार दोनों साथ बहते थे। अब हर पूनम की रात एक वादा बन चुकी थी और शमीमा जानती थी कि एक दिन वो साया जरूर लौटेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, और ऐसी ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और दोस्तों, ये मेरी पहले वीडियो है, तो थोड़ा वीडियो की क्वालिटी कम है, पर अगली वीडियो में इसका सुधार करूंगा।